नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 72वीं बीपीएससी का प्रारंभिक परीक्षा आपका जुलाई महीने के आखिरी सप्ताह में प्रस्तावित है। अभी तक कम से कम यही स्थिति है और हम मान के चलते हैं कि आपका एग्जाम हो ही जाएगा। जैसा कि लगातार आप लोग कह भी रहे थे कि रिवीजन करा दिया जाए, तो यहाँ पर दो चीज़ें हम देखेंगे इस नए प्रोग्राम के साथ। मैं जिस चीज़ के साथ आया हूँ वह है पॉलिटी सब्जेक्ट, और पॉलिटी में दो तीन बातों का हम ध्यान रखेंगे। सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं आज के इस लेक्चर में, देखिए यहाँ पर हम पीवाईक्यू को उठाने वाले हैं। यानी कि पीवाईक्यू जब चर्चा करेंगे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपका प्रिपेयर हो जाएगा। तकरीबन आप ऐसा मान के चलिए कि लास्ट 15 ईयर का क्वेश्चन पेपर आपके पास होना चाहिए तैयार। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ? क्योंकि 150 क्वेश्चन जो है वह पूछा जाता है बीपीएससी के प्रीलिम्स में, ठीक है। और इस 150 में देखेंगे तो तकरीबन आपको 15 से 20 क्वेश्चन ये पॉलिटी से आ सकता है, और उसमें बहुत सारे प्रश्न देखे जाएंगे जो रिपीट होगा। या तो प्रश्न रिपीट होगा या टॉपिक रिपीट होगा, ये ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, पॉलिटी का नेचर जो है वह पूरी तरह से फैक्चुअल होगा, ज्यादातर चांसेस यही हैं। एक बार शायद 69वीं बीपीएससी को छोड़ दीजिए, इसमें स्टेटमेंट वाला ले लिया था, यूपीएससी के पैटर्न को बीपीएससी ने अपनाया था। उसके बाद आप जान रहे हैं कि फिर से बहुत ज़्यादा फैक्चुअल हो गया है। तो हमें दोनों तरीके से पढ़ करके चलना पड़ेगा। अगर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं जैसा कि यूपीएससी का पैटर्न है तो हम उसके लिए भी तैयार रहे, और फैक्ट आता है तो हम उसके लिए भी तैयार रहे। ये बातें क्लियर हो गई। ये पूरा जो मैं आपका रिवीजन करवाऊंगा, ये पॉलिटी पढ़ाऊंगा, ये तकरीबन आप कह सकते हैं कि 20 क्लास के आसपास जाएगा। जो इंपॉर्टेंट पोर्शन है वो तैयार हो जाएंगे, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर क्लास 1 की हम चर्चा करेंगे, तो क्लास 1 में हम उद्देशिका के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि प्रियम्बल, प्रस्तावना जो संविधान का है यहाँ पर देखेंगे, और प्रस्तावना से ही तमाम संबंधित प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो एक चीज पहले तो क्लियर हो गया, और इसके बाद फिर हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। हम नागरिकता के विषय में पढ़ेंगे, उससे संबंधित प्रश्न देखेंगे, फिर फंडामेंटल राइट्स देखेंगे, फिर डीपीएसपी देखेंगे, और इस तरह से हम आखिरी तक चलेंगे। तो क्लियरिटी आ गई कि किस तरह से हम पढ़ने वाले हैं। अब चलिए क्वेश्चन के माध्यम से हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। देखिए जिस तरह से क्वेश्चन का सेट में लाया हूं कि पहला क्वेश्चन, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरह से हमारे पास ढेर सारे प्रश्न हैं, और प्रश्न का समाधान ढूंढेंगे। और जब भी हम पीवाईक्यू करते हैं या टेस्ट सीरीज भी आप लगाते हो, तो उसका मकसद केवल ये नहीं होता है कि प्रश्न का सही जवाब ढूंढ लेना, बल्कि यह देखना कि कोई प्रश्न गलत हुआ है या कोई विकल्प नहीं सही हुआ तो इसके पीछे की क्या वजह है। उसकी एनालिसिस रुक के थोड़े से ध्यान से करना, ताकि वहां से प्रश्न बने तो आपसे गलती ना हो। तो यहां पर जैसा कि हम चर्चा कर रहे हैं, हम उद्देशिका की चर्चा करेंगे आज, संविधान के प्रस्तावना की चर्चा। हम कोई भी पुस्तक पढ़ते हैं, कोई भी बुक आप पढ़ते होंगे तो आप देखते होंगे उस बुक के शुरुआत में एक प्रस्तावना होता है। ऐसा देखा है ना आपने? क्यों होता है प्रस्तावना? सबसे पहले विचार करके देखिए। वह प्रस्तावना जो होता है ना, एक तरह से कह सकते हैं उस बुक का निचोड़ है, समरी है। यानी कि कोई भी व्यक्ति अगर उस पूरे भारी भरकम किताब को ना पढ़े, केवल उस बुक के प्रस्तावना को ठीक से पढ़े, तो उसे कम से कम इतनी बात समझ में आ जाएगी कि इस पूरे किताब में क्या लिखा गया है, किन किन मुद्दों पर बात की गई है, ठीक है। ऐसा ही भारत का संविधान, यह भी क्या है? एक दस्तावेज ही तो है, भारी भरकम कानूनी दस्तावेज है, जिसके आधार पर हमारे देश का पूरा प्रशासन चलता है, कानून व्यवस्था चलता है। और इस संविधान की भी एक प्रस्तावना है, उद्देशिका है। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट हैं, लगातार यहाँ से प्रश्न पूछे जाते रहे। हम ये भी देखेंगे कि किस टॉपिक पर मैं पढ़ाऊंगा, चर्चा करूंगा, तो उसमें कौन से टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है, कहाँ से कितने प्रश्न आ रहे हैं। अगर मान लेते हैं कोई टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट ना हो तो बहुत ज़्यादा समय देने की आवश्यकता नहीं है। उद्देशिका से कुछ प्रश्न आते रहे हैं, ज़्यादा नहीं रहेगा। अगर 15-20 क्वेश्चन है तो 2 क्वेश्चन हो सकता है, 15 रहेगा तो 1 क्वेश्चन हो सकता है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं रहेगा। लेकिन क्वेश्चन रहेगा कहाँ से, उसको देखिए। पॉलिटी पढ़ते हुए एक बात और आपको बता दूं कि आपके पास अगर 15 या 20 क्वेश्चन रहता है तो एक भी प्रश्न गलत करने के चांसेस नहीं है, क्योंकि अगर आपने इस सब्जेक्ट में गलत कर लिया तो ज्यादातर लोग इस सब्जेक्ट को सही करेंगे। तो अगर यहां आप गलत करते हैं तो आप सीधे यहां से प्रीलिम्स से बाहर हो जाएंगे। इसीलिए इसको बहुत ज्यादा सीरियस होकर पढ़ना पड़ेगा कि यहां पर एक भी गलती ना हो। अब चलिए जरा यहां प्रियम्बल पे चलते हैं, तो देखते हैं कि कहां से ज्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए सबसे शुरुआत में ही, हम भारत के लोग, जब हम प्रस्तावना की शुरुआत ही करते हैं तो यह हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर पहले तो प्रश्न पूछा जा चुका है कि हमारे संविधान की शुरुआत, जो प्रस्तावना है उसकी शुरुआत की पंक्ति क्या है। तो हम भारत के लोग, एक तो यही से प्रश्न आ गया। दूसरी बात,
यह जो है किस और देश के प्रस्तावना से, संविधान से मिलता है? वह कौन सा देश है? यूएसए, अमेरिका। आपको मोदी जी का स्पीच एक बार याद होगा, तो वो इस बात पर जोर भी दिए थे कि भारत और अमेरिका का जो संविधान है उसके शुरुआती कुछ पंक्ति एक जैसे हैं। क्लियर हो गया इतना? अब चलते हैं, पैटर्न बताता हूं कि पढ़ने का तरीका क्या है, स्मार्ट वर्क कैसे करेंगे हम भारत के लोग। ये शुरुआत है और किससे मिलता है? अमेरिका से। दो बातें यहीं क्लियर हो गया। अब यहां पर क्या करना है, दो तीन शब्द लिखा हुआ है, संप्रभु, प्रभुत्व, संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष को कहीं कहीं धर्म निरपेक्ष भी लिखा होगा, लेकिन इसका सही मायने हिंदी में पंथ निरपेक्ष ही होना चाहिए। तो अगर धर्म निरपेक्ष रहता है प्रश्न में तो भी आपको परेशान नहीं होना है, मोस्ट सुटेबल आंसर के साथ जाना होता है। चलिए, लोकतांत्रिक गणराज्य, ठीक है। अब देखिए ये कुछ शब्द पे ध्यान दीजिए, क्या शब्द है? एक, दो समाजवाद, तीसरा पंथ निरपेक्ष और चौथा लोकतांत्रिक गणराज्य। ये चार शब्द हैं। अब इसका क्या महत्व है, इसके क्रम को आपको ध्यान रखना है। परीक्षा में क्या रहेगा ना, क्रम बना देगा ऐसे, संपूर्ण प्रभुत्व, संपन्न, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, लोकतांत्रिक गणराज्य। अब देखा एक वर्ड को आगे कर दिया, ऐसे चार विकल्प आपके सामने आगे पीछे करके दिया जाएगा, एक सही देगा और आपको पूछेगा सही क्रम को पहचान लीजिए। तो सही क्रम क्या है हमारे संविधान में? सबसे पहले हम क्या होंगे? हम संप्रभुत्व संपन्न होंगे, है ना, क्योंकि हम जितने भी डिसीजन लेते हैं वो अपने हिसाब से, अपने नेशनल इंटरेस्ट को देखते हुए, है ना। जैसे ट्रंप अभी दबाव डाल रहे थे तो भारत के द्वारा कहा जा रहा था ना, बहुत सारे लीडर के द्वारा, कि हम एक संप्रभु संपन्न राष्ट्र हैं, यानी कि अपनी विदेश नीति को तय करने के लिए हम खुद ही जिम्मेदार हैं, आप हमें नहीं बता सकते। क्लियर है? समाजवादी, यानी कि कुल मिलाकर के हम समतामूलक समाज की जब बात करते हैं, समाज में सबको एक सही स्थान मिले, समावेशी विकास हो, इसके लेकर के यहां बात आई। फिर पंथ निरपेक्ष, यानी कि इस राष्ट्र का कोई अपना धर्म नहीं होगा, कोई पंथ नहीं होगा, इससे निरपेक्षता की बात की गई है। हालांकि इसका यूरोपियन फिलॉसफी अलग है, इंडियन फिलॉसफी अलग है। इंडियन फिलॉसफी में हम गांधी जी के फिलॉसफी को लेकर चलते हैं, सर्वधर्म समभाव। यूरोप का कहने का तात्पर्य इस शब्द का है कि स्टेट जो है हर धर्म से बराबर दूरी बना करके रखेगा। स्टेट का कोई धर्म तो नहीं होगा और स्टेट सभी धर्म से बराबर दूरी बना के रखेगा। लेकिन भारतीय स्थिति में सर्वधर्म संभाव की बात की गई है। पंथ निरपेक्ष को लेकर के चलते हैं कि स्टेट का कोई अपना धर्म नहीं होगा, लेकिन स्टेट क्या करेगा, हर एक धर्म को फलने फूलने का समान अवसर देगा। इसलिए कुंभ हो, हज यात्रा हो, प्रकाश उत्सव मनाए जाते हो, इन सब पर क्या करेगा, स्टेट कोशिश करेगा कि ये सारे काम अच्छे तरीके से हो जाएं। क्लियर हो रहा है? चलिए, लोकतांत्रिक गणराज्य एक गणराज्य है जो लोकतांत्रिक है, डेमोक्रेसी है, हम चुनते हैं। हमारे संवैधानिक के तौर पर जो सबसे सर्वोच्च पद है प्रेसिडेंट का, वहां भी चुनाव हो रहा है, इसीलिए हम गणतंत्र हैं। क्लियर हो रहा है चीजें? गणतंत्र कहने का तात्पर्य यही है कि सर्वोच्च पद वाला व्यक्ति भी चुनकर के आ रहा है। तो लोकतांत्रिक और गणराज्य है। ये तमाम चीजें जिससे समझा रहा हूं ना, याद होना चाहिए, आपको समझ होनी चाहिए, यहां से प्रश्न बनता है। अब हमारा ध्येय है, हमारा ये उद्देश्य है, जैसे उद्देशिका है ना, तो हमारा ये उद्देश्य है कि हम ये बनाए हैं और इसको बनाए रखने के लिए तमाम नागरिकों को कुछ बातें दी गई है, कुछ अधिकार। क्या क्या? तो सबसे पहले पूछा जाएगा कि हमारे प्रस्तावना में 3 तरह के न्याय देने की बात की गई है सभी नागरिक को। 3 तरह के न्याय। न्याय कितने तरह के हैं? कितने? 3। कौन कौन? पहला, सामाजिक आधार पर न्याय। सामाजिक आधार पर न्याय के मतलब लिंग, जाति, धर्म, इन सब के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। दूसरी, आर्थिक तौर तरीके पर सभी को रोजी रोटी कमाने का समान अवसर होगा, कोई विशेष व्यक्ति नहीं होगा, उसके लिए अलग से कानून नहीं बनाए जाएंगे। और राजनीतिक तौर पर भी न्याय दिया जाएगा, सभी को समान अवसर दिए जाएंगे कि उनका जनप्रतिनिधि हो सके। जैसे अभी देखेंगे 33% आरक्षण की बात महिलाओं के लिए की गई, किस अधिनियम के तहत? चलिए कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाइए। यही करंट अफेयर्स आता है। आप कहेंगे करंट अफेयर्स कहां से आ रहा है? देखिए यहाँ पर है ना, राजनीतिक न्याय, तो महिलाओं को भी राजनीतिक न्याय दी जाएगी ना, समान प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। उनकी प्रतिनिधित्व कम है, 33% आरक्षण देने की बात। अब ये करंट अफेयर्स का टॉपिक हो गया। ऐसे बनते हैं पॉलिटी में क्वेश्चन। तो कौन सा अधिनियम है? कमेंट बॉक्स में फटाफट लिख के बताइए। अब देखिए यहाँ पर न्याय 3 तरह का हो गया, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। न्याय के बाद जब चलेंगे तो हम स्वतंत्रता की बात करेंगे। स्वतंत्रता भी कुछ आधार पर दिए गए हैं। क्या क्या स्वतंत्रता है? विचारों की स्वतंत्रता तो एक, चलिए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, एक्सप्रेशन। 2, विश्वास, फेथ, किसी चीज को मानते हैं। धर्म, जिस भी धर्म में आप रहना चाहते हैं। चौथा, और यहां पर उपासना। ये 5 कितने हुए? 1 2 3 4 5। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, सभी को
ये 5 तरह की स्वतंत्रता हमारे संविधान के आधार पर दिया गया है। तो ये चीजें क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब समता की बात की जाएगी। समता क्या चीज के लिए? प्रतिष्ठा और अवसर, है ना। गरिमामयी जीवन की बात की गई है, लाइफ विथ डिग्निटी की बात की गई है, जो हम आगे चल करके फंडामेंटल राइट्स में जाते हैं ना। फंडामेंटल राइट्स जब संविधान का भाग 3 पर आप जाएंगे तो वहां पर आप देखेंगे आर्टिकल 21, और आर्टिकल 21 को कई बार सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइंड किया है, बार बार इसको प्रस्तुत किया है, व्याख्या की है। क्योंकि संविधान की व्याख्या करने का अधिकार किसके पास है? माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पास। तो यहां पर यह चीज ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 21 देखिए यहां पर आपको दिखेगा, है ना, प्रतिष्ठा में दिखेगा। अवसर की बात करेंगे तो चाहे वो कहीं पर भी रोजी रोटी कमाने की बात हो, कोई भी व्यवसाय शुरू करने की बात हो, जीवन शैली की बात हो, ये तमाम अवसर दिए जाएंगे। और इसको प्राप्त करने के लिए, ठीक है, और उन सब में व्यक्ति की गरिमा, फिर आर्टिकल 21 और राष्ट्र की एकता और अखंडता। अखंडता पहले शब्द नहीं था, आता हूं उस पर फिर चर्चा करेंगे। ये 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ये ध्यान रखिएगा, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो गरिमा और क्या है? राष्ट्र की एकता और अखंडता, ये सुनिश्चित करने वाली बंधुत्वता बढ़ाने के लिए आगे ये चीजें हैं कि संविधान सभा जो है, तारीख ध्यान रखिएगा 26 नवंबर 1949 ईस्वी को, ये बाकी चीजें कि क्या किया जा रहा है, संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित, अंगीकृत कर रहे हैं हम, अधिनियमित कर रहे हैं, कानून की शक्ल भी दे रहे हैं और आत्मार्पित कर रहे हैं, खुद को ही समर्पित कर रहे हैं, आत्मसात कर रहे हैं। क्लियर हुआ? ये प्रस्तावना है हमारे संविधान का। अगर ठीक से आप इस बात को समझ लिए हैं तो आगे आपको प्रश्न में दिक्कत नहीं होगा। बहुत सारे पॉलिटी के प्रश्न यहीं से सॉल्व हो जाते हैं। क्लियर है? इससे पहले कभी आपने प्रस्तावना को इतने बेहतर ढंग से, सही से, क्लियरिटी से समझा था? लिख के बताइए। चलिए, और कुछ भी और जानना हो तो वह भी बताइए। अब 2-3 शब्दों पर चर्चा करते हैं। जैसा कि हमने पहले कहा था कि 42वां संविधान संशोधन हुआ। ये जो पूरा प्रस्तावना आपको दिख रहा है अलग अलग आधार पे, इसमें ये सारे शब्द शुरुआत से ही नहीं था, मूल प्रस्तावना के तमाम शब्द नहीं है, कुछ शब्द बाद में भी जुड़े, जिसमें से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और इसके अलावा यहाँ पर अखंडता की जब बात की जाएगी, ये 3 ऐसे शब्द हैं जो 42वां संविधान संशोधन जब हुआ तब जाकर के ऐड किया गया। अब कहेंगे हमारे संविधान निर्माताओं ने क्यों नहीं ऐड किया? क्योंकि उन्हें जरूरत नहीं लगा। उन्हें लगा कि समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता ये तो नागरिकों की भावना में है ही, यहाँ सभी चाहते हैं कि समाजवाद को आगे बढ़ाना है, पंथ निरपेक्ष भारत का स्वभाव है और राष्ट्र की अखंडता के विषय में सब तो पालन कर ही रहा है। इतनी लंबी गुलामी के बाद आज़ादी मिली है, तो कुल मिलाकर के इसकी जरूरत नहीं पड़ा, लेकिन समय के साथ जो है इस पर काम किया गया। ठीक है, इन 3 शब्द को लेकर के कई बार विवाद भी रहता है, इसीलिए चर्चा में रहता है, इसीलिए प्रश्न पूछा जा सकता है। क्लियरिटी आ गई, सारी चीजें यहाँ से समझ गए। अब हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे, इसको बार बार मैं अभी लाऊंगा, प्रश्न के बाद यहाँ पर लाएंगे ताकि आपको दिखाते रहेंगे, चीजों को आप समझते रहें। पहले प्रश्न की तरफ सीधे चलते हैं। अब पहला प्रश्न क्या है, और जितने भी प्रश्न इसमें हैं, ध्यान रखिएगा, जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्न बीपीएससी में पूछे जा चुके हैं पहले, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं ये तमाम। मैं वही क्वेश्चन लाया हूं ताकि आपको स्टैंडर्ड भी समझ में आ जाए। तो पहला प्रश्न चलते हैं साथियों। पहला प्रश्न क्या है, प्रश्न के कीवर्ड को समझिएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना, तो सीधे हमारा दिमाग जाना चाहिए कहां पर, कि प्रस्तावना से प्रश्न आया है, बाकी चीजें भूल जाएंगे, प्रस्तावना पे चलेंगे। इसके सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? पुछल्ले शब्द को ध्यान देना है, यहां सही नहीं भी हो सकता है, तो पूरे प्रश्न को सही से पढ़ना है। क्रम सही है, जो मैंने बताया था कि आपको एक सीरीज दे देगा। अब देखिए क्या दिया है, 4 यहां पर दिया है, गणतंत्र, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, सार्वभौम, सत्ता संपन्न। यहां पर सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, गणतंत्र, यहां पर भी इसी तरह से 3-4 दिया है। ठीक है, विकल्प देख लिया हमने। अब याद क्या करना है, क्या ट्रिक मैंने बताया था, यहां पर देखिए क्या है, संपूर्ण, संप्रभुत्व, संपन्न, पहला शब्द यही है। सबसे पहले हमारे पास संप्रभुत्ता तो होनी चाहिए और बीच में 2 शब्द जोड़ दिए गए, समाजवाद और पंथ निरपेक्ष, और तीसरा क्या है, लोकतांत्रिक गणराज्य। तो इस पैटर्न को आपको देखना पड़ेगा। ये पैटर्न कहां है, सबसे पहले सार्वभौम, सत्ता संपन्न कहां दिखता है, यानी कि कुल मिलाकर के हम संपूर्ण, प्रभुत्व, संपन्न, ये शब्द है। तो पहला तो यही सही हो गया। और 2 शब्द जुड़े, कौन से जुड़े, समाजवाद, कब, 42वां संविधान संशोधन में। पंथ निरपेक्ष, मैंने बताया था कि धर्मनिरपेक्ष लिखा होगा तो घबराना नहीं है। तीसरा, ये दोनों 42वां संविधान संशोधन में आकर के जुड़ता है। क्लियर हो रहा है। और
फिर यहां पर क्या है, जनवादी। जनवादी कहने का तात्पर्य क्या है, प्रस्तावना में आपने देखा है यहां पर क्या लिखा हुआ है, लोकतांत्रिक जनवादी, जनता को ध्यान में रखते हुए, केंद्र में जनता है, ठीक है, और गणराज्य बनाने के लिए, और यहां पर लास्ट में क्या है, गणतंत्र, यानी कि सर्वोच्च व्यक्ति भी चुना जाएगा। ये इसका अर्थ है पूरे लाइन का, इसीलिए क्या सही जवाब होगा, डी। समझ में आ गया किस तरह से ये प्रश्न था, कहां से प्रश्न था, देखिए एकदम प्रस्तावना से यहां से उठा लिया था। पहले मैंने बता दिया था कि क्रम का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। आगे बढ़ जाए चलिए, भारत के और कुछ चीजें अगर बीच में अगर मान लीजिए आपको ना समझ में आए ना, तो आप लिख करके मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, फिर हम उस पर अगले लेक्चर में चर्चा भी कर लेंगे। भारत के संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस एक को पहले मुख्य रूप से सम्मिलित नहीं किया गया था, कीवर्ड पर ध्यान दीजिए, सम्मिलित नहीं किया गया था पर जोर दिया गया है, यह नहीं कहा गया है कि पहले सम्मिलित था या नहीं था। देखिए, स्वतंत्रता और समानता, इसके बाद धर्मनिरपेक्ष और प्रजातंत्र, ठीक है, इसके बाद समाजवाद और समानता, पेयर भी देखना है, समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष। क्या मैंने बताया था कि तीन शब्द में क्या था, समाजवाद, इसको ध्यान रखिएगा, और पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष, और एक अखंडता, यही तीन शब्द बताया था ना। 42वां संविधान संशोधन, ध्यान आ रहा है ना। अब जरा देखिए, अखंडता कहीं पर भी चर्चा नहीं है, फिलहाल इसकी डिबेट ही नहीं है। समाजवाद और पंथ है ना, पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष, तो देखिए स्वतंत्रता और समानता की बात की गई है, पहले से है ये। धर्मनिरपेक्ष है, लेकिन प्रजातंत्र, धर्मनिरपेक्ष तो मान लेते हैं बाद में आया, लेकिन प्रजातंत्र तो पहले से है ना, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, याद है प्रस्तावना। समाजवाद चलिए बाद में आया, लेकिन समानता तो पहले से है। यही एक है जिसमें समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष दोनों 42वां संविधान संशोधन से आ रहा है। डी विकल्प यहां पर सही हो जाएगा। ये चीजें क्लियर हो गया। तीसरे पर चले, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में, एकदम प्रस्तावना है तो पहले उसको सर्कल कर दिए भैया तुम पे हमारी नजर है, फोकस, कीवर्ड निकालना पड़ेगा प्रश्न से। ये सीख गए ना, 50% चांस है कि आप प्रश्न का सही जवाब ढूंढ ले जाएंगे। पहली चीज यही करना है प्रश्न पढ़ते हुए कि पहला कीवर्ड निकालेंगे। तो पहले निकाल लिए कि हम चैप्टर पे आ गए प्रस्तावना, अब देखेंगे इस चैप्टर में क्या हमसे ये कह रहा है। तो समाजवाद की बात कर रहा है, बाकी बातें भूल जाएंगे। समाजवाद शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया दोस्तों, क्या अब आपको मुझे ये समझाने की आवश्यकता है। अच्छा, ये ई विकल्प फिर से जोड़ा गया है। अब बीपीएससी में 5 विकल्प वाला होगा, अगर कोई नहीं लगाना है जवाब तो सर्कल देना होगा। तो ये ध्यान रखिएगा, बीपीएससी फिर से पीछे गया है, तो ये भी अब आपके लिए ध्यान रखने की बात है। और ये कहां से होगा, 42वां संविधान संशोधन, बार बार कह रहा हूं कि 3 शब्द जोड़ा गया है जिसमें एक समाजवाद भी था। तो ए विकल्प यहां पर सही हो गया ना, मुझे कुछ और बताने की आवश्यकता तो नहीं। आगे बढ़ जाएं, चलिए 42वें संशोधन द्वारा कौन से 2 शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए। देखिए सारे पूछे गए प्रश्न हैं, इसीलिए मैं लाया कि रिपीट होता है। मैं कहा ना शुरुआत में कि प्रश्न रिपीट होता है, या टॉपिक या उसका प्रारूप, नेचर, कुछ ना कुछ। अब देखिए सभी प्रश्न वैसा ही आ रहा है ना। अब देखिए 42वें संशोधन द्वारा कौन से 2 शब्द, अब 2 शब्द जो यहां दिया गया उस पर ध्यान देना है, ठीक है। हमें नहीं सोचना है कि नहीं दिया तो तीन शब्द था उसमें, नहीं, यहां जो दिया गया, जो परोसा गया है थाली में, उसको खाना है। क्लियर है। तो यहां पर देखेंगे कि कौन से वो 2 शब्द हो सकते हैं। तो देखेंगे पहले कि प्रजातांत्रिक और समाजवाद की चर्चा की गई है। तो भैया समाजवाद तो आया था, लेकिन प्रजातांत्रिक तो पहले से ही है। तो एलिमिनेट करना है किसी भी प्रश्न का। सबसे सही जवाब ढूंढने का सबसे अच्छा तरीका एलिमिनेशन प्रोसेस। निकालिए जितने लोग को बाहर निकाल सकते हैं, अच्छे क्वालिफाई लोगों पर फिर चर्चा करना है। तो ये विकल्प यहां देखेंगे। अब यहां पर कहा गया गणराज्य और धर्मनिरपेक्ष, नहीं भैया, गणराज्य तो पहले से है ना। धर्मनिरपेक्ष तो बाद में आया था, लेकिन ये था, तो ये पेयर भी गलत, दोनों निकल गए। समाजवादी और संप्रभुता, नहीं, समाजवादी तो आया बाद में, लेकिन संप्रभुता तो पहले से था ना, तो ये भी निकल गया, एक ही बच गया। धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी 42वां संविधान संशोधन से आया, तो डी विकल्प यहां पर सही हो जाएगा, चौथा सही। 5वां पे आ जाते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है, किस रूप में, यहां देखते हैं पहले कौन सा रूप है, तब इस चीजों को समझ में आएगा। एक सार्वभौम प्रजातांत्रिक गणराज्य, ठीक है, एक समाजवादी प्रजातांत्रिक गणराज्य, देखिए दोनों ही सही है, गलत कुछ भी नहीं है। आगे, एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य, इनमें से कोई नहीं। इस तरह के विकल्प ज्यादा सही नहीं होते, ध्यान देना है।
90% चांस है कि ऐसे विकल्प सही नहीं होते, तो सोचिए। अब देखिए ये भी सही है, लेकिन इन सब में ये सी ज्यादा सही है, क्योंकि इसमें सभी बातों को निचोड़ करके एक साथ रख दिया, दो जो नए जुड़े थे उसको भी इसमें डाला है, तो सी विकल्प के साथ यहां पर हम जाएंगे। क्लियर हुआ? छठे प्रश्न पर चले हम लोग। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है। देखिए कितना अच्छा प्रश्न है, कितना अच्छा प्रश्न यहां पर जोड़ा है शब्द, क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। वाह! अब देखिए यहां पर क्या कहा है, लौकिक सार्वभौमिकता, है ना। अब संविधान की प्रस्तावना आरंभ कहां से होती है? क्या प्रजातांत्रिक भारत शब्द से, क्या जनता के जनतंत्र से, जनता के लोकतंत्र से, या हम भारत के लोग शब्दों से? याद है शुरुआत ही किया था कि यहां से प्रश्न बनते हैं, और देखिए प्रश्न बन के पूछ, हम भारत के लोग, पहला चीज यही बताया था। देखिए प्रश्न बना हुआ है इस पे, तो ये ध्यान रखना है। अगर आप चीजों को ठीक से समझ जाएंगे ना, तो फिर आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होगा नहीं। देखिए यहां पर हम भारत के लोग शब्दों से आ गया। सातवें पर चले, अब देखते हैं ये क्या कहता है। निम्न शब्दों पर विचार करें। शब्द पर विचार करेंगे, समझेंगे। समाजवाद है, प्रजातांत्रिक है, सार्वभौमिक है, धर्मनिरपेक्ष है, ये चारों प्रस्तावना में है। ठीक, इतनी बात हम समझ गए। अब यहां पर कहा गया है सही शब्दों को विचारानुसार क्रम दीजिए, मतलब कैसे कैसे पहला क्या आया था उसको आपको बताना है। चलिए देखते हैं। सार्वभौमिकता सबसे पहले आया था, तो सी वहां पर है। फिर समाजवाद आया, तो ए वहां पर दे देंगे। फिर आया धर्मनिरपेक्ष, क्योंकि दो शब्द एक साथ आए थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, ठीक है। और इसके बाद है आपका कौन बच गया? प्रजातांत्रिक, हाँ, लोकतांत्रिक, और फिर गणराज्य। तो गणराज्य इसमें है ही नहीं, लोकतांत्रिक बचा, तो बच गया बी। यानी कि ये कहीं पर दिख रहा है ये कूट आपको, CADB। सी देखिए जैसे डी वाला था तो ऐसे ही हट जाएगा, CA यहां पर है, CADB बिल्कुल यहां मिल गया। ए विकल्प के साथ चलेंगे। ये क्रम इस तरह से सजाना होगा आपको, ये थोड़ा सा नॉलेज के साथ रीजनिंग का भी काम है ना। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारतवर्ष को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? ठीक से अब देखना है। धर्मनिरपेक्ष राज्य के तौर पर भारत को बता रहा है, भारत की स्थिति को, तो जरा यहां पर समझेंगे। क्या मौलिक अधिकार है? क्या नौवीं सूची है? क्या मौलिक कर्तव्य है? ध्यान से, संविधान की प्रस्तावना, उपरोक्त में से कोई नहीं, या एक से अधिक? इस तरह पर बहुत विचार नहीं करना है। हाँ चलिए, प्रस्तावना, क्योंकि यहां पर दिया है धर्मनिरपेक्ष राज्य, और हम जानते हैं कि यहां पर पंथ निरपेक्षता की बात प्रस्तावना में की गई है। ठीक है, डी विकल्प। देखिए यहां पर देख लीजिए, प्रस्तावना में लिखा हुआ है, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर चीजें समझ जाएंगे, देखिए पंथ निरपेक्ष लिखा हुआ है, तो हमारा प्रस्तावना कह रहा है, इस प्रश्न में वही पूछा गया है कि भारतवर्ष को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है कौन? तो प्रस्तावना में ये शब्द लिखा गया है ना। क्लियर हो गया? आगे बढ़े। चलिए, निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है? ये बहुत अच्छा प्रश्न है, ये 2-3 बार पूछा गया है, तो इस पर ध्यान रखिएगा थोड़ा, ये वापस से आ सकता है। क्या वो मौलिक अधिकार का अध्याय है? क्या वह राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हो सकते हैं, यानी कि DPSP, संविधान का भाग 4, प्रस्तावना, या संवैधानिक उपचार? अब देखिए ये दोनों तो आप ऐसे ही निकाल देंगे। लोग फंसते कहाँ है? संवैधानिक उपचार। संवैधानिक उपचार जो है वो आर्टिकल 32 के अंतर्गत आता है, ठीक है, और आर्टिकल 32 जो है मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत आता है। कई बार कंफ्यूजन होगा ना, तो ये दोनों को एक साथ निकाल दीजिए। संविधान की प्रस्तावना को संविधान का आत्मा कहा गया। आपको ध्यान है ना, मैंने क्या प्रस्तावना समझाते हुए बोला था कि अगर कंफ्यूजन हो तो ये सोचिए कि किसी किताब के अगर प्रस्तावना को पढ़ेंगे तो हम ये जान जाएंगे कि उस किताब में किस तरह की बातें अंदर होने वाली है। वही बातें हैं, आत्मा यानी कि निचोड़ समझ में आ गया उस पुस्तक का, तो प्रस्तावना होगा। क्लियर? चलिए, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय, ओके, सुप्रीम कोर्ट के विषय के लिए कुछ है, देखते हैं आगे। ने किन मुकदमों में सर्वप्रथम संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत दिया? मूल ढांचा क्या है? ये बेसिक स्ट्रक्चर वाला पढ़े हैं ना, केशवानंद भारती वाला जो केस था उसको। तो सर्वोच्च न्यायालय किस मुकदमा में ये आता है? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। केशवानंद भारती जो है, इनके मठ को लेकर के विवाद हुआ था, है ना, और मतलब एक केरल सरकार जो है एक लैंड रिफॉर्म बिल लाई थी, और उससे इनका मठ के जमीन पर कब्जा राज्य का होता। ये सब मामला लेकर के ये फिर पहुंच जाते हैं सुप्रीम कोर्ट। अंततः मामला जाता है और सुप्रीम कोर्ट 1973 में डिसीजन देती है। और साथियों नोट कर लीजिए,
आज तक सुप्रीम कोर्ट के जो सबसे अधिक जजेस बैठे हैं एक किसी केस में संवैधानिक पीठ, वह 13 जजों की बैठी है। 13 जज, सबसे बड़ा पीठ यही है। और यहीं से मूल सिद्धांत आ गया संविधान में, बेसिक स्ट्रक्चर, थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर आया। इससे यह कतई नहीं साबित होता है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि संसद की शक्ति संविधान संशोधन पर खत्म कर दी जाएगी, ऐसा नहीं है। संसद संविधान का संशोधन करेगी, यह ठीक बात है, लेकिन बस उससे इतना ध्यान रखना है कि संविधान के मूलभूत ढांचे का उल्लंघन ना किया गया हो। तो यहां पर संविधान संशोधन की शक्ति स्वीकार किया गया है, जो 368 है, यानी कि यह विवाद में आ जाता है, यह कई बार प्रश्न बनेगा। संविधान संशोधन की शक्ति संसद का है, ये अनुच्छेद 368 के तहत, तो ये सही है। सुप्रीम कोर्ट ये नहीं कहता, बस कहता है कि बस आप देखिएगा कि बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन ना करे। बेसिक स्ट्रक्चर क्या है भाई? बहुत सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे निर्णय से बार बार आपको पता चलेगा। तो प्रश्न आता है कि क्या प्रस्तावना बेसिक स्ट्रक्चर में है? है, बस ये बात ध्यान देना है। इसीलिए कई बार जब विवाद, अभी मैंने कहा था कि समाजवाद, पंथ निरपेक्ष को लेकर के विवाद होता है तो हटाने की बात की जाती है, तो बेसिक स्ट्रक्चर सामने आ जाता है कि भाई साहब हटाओगे कैसे आप। चीजें क्लियर हुआ? कुल मिलाकर के देखिएगा, यहां से इस तरह के प्रश्न पूछे गए, ये सारे प्रश्न बीपीएससी के द्वारा पूछा गया है, आगे भी ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आज जो जिस टॉपिक को हमने पढ़ा वो उद्देशिका है, संविधान की प्रस्तावना, ठीक है। अगर आपको लगता है कुछ और बातें कहनी है, कुछ और डिस्कशन हो जाना चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। और मुझे ये भी बताइए कि आगे और कुछ इंप्रूवमेंट आपको लगता है कि लेक्चर को और किसी दिशा से पढ़ाई जानी चाहिए, तो ये भी आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। अगला लेक्चर जो है मैं नागरिकता पे लूंगा, तो यहाँ एक पॉइंट आपका खत्म हो गया है और ऐसा ही हम रिवीजन करते चलेंगे। आप देखेंगे कि तकरीबन 20 से 25 दिन में पूरा पॉलिटी हम बढ़िया से रिवीजन कर जाएंगे और आखिरी दिन आप पूरी तरह से तैयार होंगे कि कोई भी प्रश्न प्रीवियस ईयर का आप उठाएंगे, आपका पॉलिटी का कोई प्रश्न बचेगा नहीं। मेरे साथ आप इतना पढ़ते चलिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो आज के लिए इतना ही। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।